और इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द रेशियो ऑफ मेंटल एज टू द क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। हम जानते हैं कि आईक्यू का ही एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज को मल्टीप्लाइड करते हैं हम 100 से। तो बहुत ही ईजी है कि इसमें आएगा इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, यानी बुद्धि लब्धि के फॉर्मूला में ही हम दोनों को लेकर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो है नेम द साइकोलॉजिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द ट्री-आर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि के त्रिकोणीय सिद्धांत को विकसित करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए। तो बुद्धि का जो सिद्धांत है, त्रिकोणीय सिद्धांत, वो दिया था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। उन्होंने बुद्धि को 3 एट्रीब्यूट्स में बांटा था, जिसमें था फर्स्ट था एनालिटिकल, सेकंड है क्रिएटिव और थर्ड है प्रैक्टिकल। एनालिटिकल यानी कि ऐसा अप्रोच जिसमें हम अपने एकेडमिक एबिलिटी, यानी जो हमने सीखा है, शिक्षा जो हमने ली है, उसके बेसिस पर हम किसी चीज़ के पीछे लॉजिक लगाना, रीजनिंग करना, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखते हैं। क्रिएटिव यानी कि जिसमें आप अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, जिसमें आप अपना एक सोचने का नया तरीका लगाते हैं, उसको क्रिएटिव कहा जाता है। और प्रैक्टिकल यानी कि जहां हम समस्या के बीच में रहकर समस्या को हल करना सीख जाते हैं। इसे स्ट्रीट स्मार्ट्स भी कहते हैं, क्योंकि आप जहाँ जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, धीरे धीरे आप उस एनवायरनमेंट को जानने लगते हैं और उसमें आने वाली हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाते हैं। तो ये है ट्री-आर्किक थ्योरी जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जनरल रोल आइडेंटिटी, यानी कि आप के जो लिंग को बताएं, ऐसी जो आइडेंटिटी की इमेज है, ईच इंडिविजुअल हैज़ ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ। तो प्रत्येक व्यक्ति की स्वयं की छवि है, इसमें दूसरे किसी का कोई लेना देना नहीं होता। तो यहाँ पर ना बात पॉजिटिव नेगेटिव की हो रही है, ना किसी गोल की, और ना ही किसी कल्चरल या स्टीरियोटाइपिकल हम संस्कृति की बात कर रहे हैं या उससे रिलेटेड समाज की बात हो रही है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पर हमारी अपनी छवि की बात हो रही है कि हम किस में आते हैं, हम पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो इसका आंसर आएगा ए, जो है मैस्कुलिन और फेमिनिन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वर्क ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट्स इज, गिफ्टेड यानी कि जिसका IQ 120 से ऊपर होता है, जो अपनी उम्र के हिसाब से ज़्यादा मैच्योर या ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स। तो ऐसे स्टूडेंट्स का काम जब आपको देखने को मिलेगा तो उसमें आपको क्या मिलेगा? तो सबसे पहली बात आती है कि जब हम ऐसे स्टूडेंट्स का काम देखते हैं तो उसमें हमें वास्तविकता दिखती है, ओरिजिनलिटी दिखती है, वो कॉपी नहीं होती, उनका अपना कुछ काम होता है उसमें। सेकेंड, एक्सट्रीमली एडवांस फॉर देयर एज, हाँ वो अपनी उम्र से ज़्यादा बेहतर होते हैं, उससे ज़्यादा आगे होते हैं। एंड पोटेंशियली ऑफ ऑल लास्टिंग इम्पोर्टेंस, यानी कि अस्थाई महत्व का, उसमें जो एक इनका जो इम्पोर्टेंस है वो स्थायी होता है। किस वे में? कि वो एक ही टाइम पे सक्सेस नहीं होते हैं, वो उनका जो काम है वो दिन ब दिन बेहतर ही होता जाता है। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द अबो। अगर आपके पास एक प्रतिभाशाली छात्र है तो आपको उसके काम में देखने को मिलेगा ओरिजिनलिटी, एक्सट्रीमली एडवांस्ड होगा और साथ साथ में इम्पोर्टेंस भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है टीचिंग मेथड्स की। यानी जब आप गिफ्टेड स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो उनको एनकरेज करने के लिए किस तरह की टीचिंग मेथड है वो आपको यूज़ करनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन यानी कल्पनाओं में, क्रिएटिविटी में उसका आगे होना ज़रूरी है, उसका अपने ख्याल होने चाहिए। कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग जैसे हम अभिसारी चिंतन कहते हैं, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये सिकुड़ा हुआ सा होता है। कॉन्वर्जेंट यानी जो सिकुड़ा हुआ हो, ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है? ऐसी थिंकिंग जिसमें सिर्फ एक ही आंसर है। यानी मैंने आपसे पूछा कि पेन का यूज़ क्या है, तो आप कहेंगे कि पेन सिर्फ लिखने के काम आता है। तो ये इसका एक ही यूज़ हुआ, यानी जहाँ पर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है उसको हम कॉन्वर्जेंट कहते हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये भी इसी का एग्जाम्पल है, जहाँ पर आपके पास में टू द पॉइंट एक ही आंसर है उसका, आप अपनी राय या अपने विचार उसमें नहीं दे सकते। तो इस तरह की थिंकिंग को हम कॉन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, और इसके ओपोजिट होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। चलिए अब बात करते हैं क्रिएटिविटी की, यानी रचनात्मकता होनी चाहिए, आपके अपने विचार, आपकी अपनी कल्पनाएं उसमें शामिल होनी चाहिए, आपका ज्ञान उससे प्रस्तुत होना चाहिए। और नेक्स्ट है लास्ट, बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड क्रिएटिव थिंकिंग। तो
आप जब बात करते हो प्रतिभाशाली छात्र की, तब हम कभी भी कॉन्वर्जेंट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम ये चाहेंगे कि अगर एक स्टूडेंट जो बहुत ही गिफ्टेड है, प्रतिभाशाली है, उसमें अंदर टैलेंट है, तो वो अपने विचार लेके आए, ना कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पर डिपेंड रहे। उसके पास अपने बहुत सारे सॉल्यूशन होने चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को लेके। तो इसमें आएगा डी, यानी कि उसके कैसी टीचिंग मेथड यूज करनी है हमें, जिसमें उसकी एब्स्ट्रैक्ट और क्रिएटिव दोनों टाइप की थिंकिंग का विकास हो, दोनों में उसको मदद मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थियोरी वाज एक्सटेंडेड इनटू मल्टी फैक्टर थियोरी बाय, यानी कि जो स्पीयरमैन की टू फैक्टर थियोरी है वो एक्सटेंड हुई मल्टी फैक्टर थियोरी में। हमने देखा कि स्पीयरमैन की थियोरी में सिर्फ दो फैक्टर्स थे, एक जनरल और एक स्पेसिफिक, लेकिन उसे मल्टी फैक्टर थियोरी बनाया, किसने बनाया? उसे मल्टी फैक्टर थियोरी बनाया थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने ये कहा कि इसमें दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं वो काम करते हैं, और वो इंटेलिजेंस के 3 टाइप्स का जिक्र करते हैं, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट था, कॉन्क्रीट था और सोशल था। साथ में उसमें उन्होंने 4 लेवल्स का भी जिक्र किया, जो थे रेंज, लेवल, एरिया और स्पीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये है गिलफोर्ड एंड हिज एसोसिएट प्रपोज्ड। उन्होंने क्या प्रस्तावित किया? दोनों ने मिलकर किस चीज का प्रस्ताव रखा? और वो थी द थियोरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट्स। बुद्धि की संरचना का सिद्धांत है वो गिलफोर्ड और उनके एसोसिएट ने प्रपोज किया था, उन्होंने दिया था। तो इसका आंसर आएगा द थियोरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट्स। नेक्स्ट पे बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज ऑफ द ग्रुप फैक्टर थियोरी वॉज, यानी समूह कारक सिद्धांत की प्राथमिक मानसिक क्षमताओं में से एक था। क्या था? तो जब हम बात करते हैं प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की, तो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज का कंसेप्ट है वो थर्स्टन ने दिया, और थर्स्टन ने उसमें जिक्र किया 6 फैक्टर्स का। वो 6 फैक्टर क्या हैं? तो उनको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि वो 6 फैक्टर्स थे NVS MWR। MWR यानी N से क्या था? नंबर था, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस थे। V से वर्बल टेस्ट थे। S से स्पेस की बात की थी उन्होंने। M से बात की थी उन्होंने मेमोरी की। W उन्होंने रखा था वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर के लिए, और R से था रीजनिंग। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा स्पेस विजुअलाइजेशन, क्योंकि उन्होंने बात की थी अपने स्पेस फैक्टर की, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि जब आप किसी भी इमेजिनरी ऑब्जेक्ट में स्पेस है उसको फिलअप कर सकते हो, तो वो क्या कहलाता है? आपका स्पेस फैक्टर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है हमारा, द्रव बुद्धि, वो डिपेंड्स करता है, किस पर डिपेंड करता है? तो द्रव बुद्धि जो है वो एक ऐसी जनरल एबिलिटी है जो हम बाय बर्थ लेके आते हैं, जिसमें हम एक्सपीरियंसेस से नहीं सीखते, जिसमें हम अनुभवों से नहीं सीखते, लेकिन जिसमें हम सीखते हैं और सीखते हुए हमें अनुभव प्राप्त होते हैं। यानी आपके सामने जो सिचुएशन आ रही है आप उसको फेस करते हैं और उसमें से आप सीखते चले जाते हैं। तो ये जो बुद्धि है ये द्रव बुद्धि कहलाती है, और ये डिपेंड होती है पूरी तरह से हमारे न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट पे। आपके पास ऑन द स्पॉट क्या किसी चीज़ को लेकर ख्याल आता है, आप उसका किस तरह से सॉल्यूशंस निकालते हो, आप अपने आप को किस तरह से किसी एनवायरनमेंट में एडजस्ट करते हो, तो ये जो आपकी अंदर जो एबिलिटी होती है, इसी एबिलिटी को हम कहते हैं द्रव बुद्धि या फ्लूइड इंटेलिजेंस। और इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट और IQ was added after the test of dash was brought to the US and revised at Stanford University। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो टेस्ट रिवाइज हुआ था वो टेस्ट था इंटेलिजेंस टेस्ट, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, जो दिया था बिने ने। तो यहाँ पर हम इसका आंसर आएगा बिने।